नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष का आज उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। आज देहरादून में बैठक करेंगे बीएल संतोष। मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी। सरकार के 100 दिन के रोड मैप को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में 23 हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और जिसमें ये माना जा रहा है कि सरकार और संगठन को लेकर तमाम चर्चा की जाएगी और इसके अलावा जो 100 दिन का रोड मैप है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जहां पर कई बड़ी बैठकें प्रस्तावित हैं, जिससे माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक होगी और संगठन के साथ भी और सरकार के साथ सामंजस्य को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा खबर ये भी है कि जो 100 दिन का रोड मैप तैयार किया गया है विकास को लेकर, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बीएल संतोष का यह दौरा काफी खास माना जा रहा है। चुनाव के बाद अब वो दौरे पर पहुंचे हैं, क्या कुछ एजेंडा रहेगा? जी अंजनी, क्योंकि चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का ये पहला दौरा है। चूंकि चुनाव से पहले बीएल संतोष लगातार अमूमन हर महीने उत्तराखंड आते रहे हैं, संघ के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते रहे, उसके साथ ही संगठन के कार्यों में भी वो प्रतिभाग करते रहे और चुनाव को लेकर दिशा निर्देश उनके पार्टी के वर्कर्स को और पार्टी के पदाधिकारियों के मिलते रहे। अभी जो हमारे पास ताज़ा जानकारी आ रही है, करीब 3 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे, जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और तमाम अन्य कैबिनेट मंत्री उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि बीजापुर जो राज्य अतिथि गृह है सरकार का, वहां पर या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर शाम को मुख्यमंत्री और सरकार में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। चूंकि सरकार गठन के बाद जब मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी अंजनी, उसके बाद जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के संगठन महामंत्री थे अजय कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, दोनों ही नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र जो है मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को दिया था और 100 दिन के भीतर एजेंडे के तहत काम करने के निर्देश दिए थे। चूंकि ये निर्देश जो है प्रधानमंत्री की तरफ से आया था बीजेपी शासित सभी राज्यों को जो 2022 के चुनाव में चुनाव जीत कर आई हैं। उत्तर प्रदेश में भी 100 दिन का एजेंडा चल रहा है और उत्तराखंड में भी 100 दिन का एजेंडे के तहत सरकार काम कर रही है और इसी के तहत बीएल संतोष आज मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करेंगे। शहरी विकास विभाग की क्या कुछ गति है, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, पेयजल की समस्या को लेकर क्या हो रहा है, हर घर नल हर घर जल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, इसको कितना अब तक अमली जामा पहनाया जा रहा है और 100 दिन के भीतर ये कितना पूरी हो जाएगी। रोहित, एक सवाल ये भी है कि उपचुनाव को लेकर भी तमाम रणनीति बनाई जा रही है। चंपावत से चुनाव लड़ेंगे, उधर कांग्रेस का ये दावा है कि भाई यहाँ से हम आपको हरा देंगे, यहाँ भी आप हारेंगे। तो क्या संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य को लेकर भी चर्चा होगी उनके इस दौरे के दौरान? जी बिल्कुल अंजनी, मैं आपको बताने ही वाला था कि उपचुनाव को लेकर भी कि उपचुनाव कब कराना है। चूंकि हमने देखा था कि बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे थे कैलाश गैतोड़ी के साथ और वहां पर जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनके साथ मुलाकात की थी, जिला इकाई के साथ मुलाकात की थी और ये बात कहा था कि देखिए अब चंपावत से अगला विधायक मैं आपका होने वाला हूँ बतौर मुख्यमंत्री, तो लिहाजा बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुझ पर बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी पे विश्वास किया है, चुनाव जीतना हमारी प्राथमिकता नहीं है, चुनाव बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीतना, भारी मतों के साथ जीतना, ये हमारी मेजॉरिटी है, ये हमारी ताकत होनी चाहिए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम ये दिखा सकें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर सही काम किया है, क्योंकि 47 सीटों का जो मैंडेट है वो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे ही आया है। और इसके साथ ही अंजनी, अगले दिन 24 तारीख का जो रोड मैप रहेगा बीएल संतोष का, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहेंगे,
सभी पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही पार्टी के जो तीनों महामंत्री हैं, सुरेश भट्ट, कुलदीप कुमार और इसके साथ साथ जो बद्रीनाथ जोशी जी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। माफ़ कीजिएगा, राजेंद्र जोशी जी वो मौजूद रहेंगे। और उनके साथ ही बीएल संतोष जो है आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी होने हैं और निकाय चुनाव भी होने हैं। इन तमाम मसलों को लेकर वो बिल्कुल कई मुद्दे हैं, कई एजेंडे आपने बताया। रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ, चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर 2024 की तैयारी, उसको लेकर जो 100 दिन का एजेंडा तय किया गया था उसको लेकर भी वो बैठक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में सीएम धामी ने बिजली कटौती पर गहरी नाराजगी जताई। अधिकारियों को बहुत जल्द बिजली की संकट का समाधान निकालने का निर्देश दिया है और अधिकारियों को बिजली संकट की समस्या के समाधान के लिए रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य में कई क्षेत्रों में बिजली की समस्या है, संकट है, तब इसके समाधान निकालने के सार्थक प्रयास क्यों नहीं किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार का एक संकट जैसा पैदा हुआ है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। और हमारा काम है कि सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो हमारे सामान्य घरों में उपयोग में आने वाली बिजली है या उद्योगों में आने वाली, सभी को ठीक प्रकार से बिजली मिलती रहे, ठीक प्रकार से सप्लाई होती रहे, उसको लेकर हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था ठीक करें और अगले 24 घंटे में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट करें। उसके लिए और भी कोई अगर हमें बात करने की आवश्यकता है, भारत सरकार से बात करने की जरूरत है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। वैसे अभी भी हम महंगी बिजली खरीद कर अपने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है और आगे जो भी इसके लिए अच्छा रास्ता होगा वो भी करेंगे। इसके अलावा अन्य जो हमारी हाइडल की योजनाएं हैं, सोलर की योजनाएं हैं जो चल रही हैं, उनको और अच्छा कैसे किया जाए। लाइन लॉसेज हैं, बहुत सारी जगह पर शिकायतें लाइन लॉसेज की मिली हैं, उनके बारे में भी मैंने सख्ती से काम करने को कहा है। तो एक तरफ जहां बिजली संकट पर मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं, वहीं पर इस पर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हमला किया। हरीश रावत ने कहा कि राज्य में सरकार की लापरवाही की वजह से बिजली संकट पैदा हुआ है और जिसकी वजह से आम लोग, व्यवसायी परेशान है। 8 से 10 घंटे तक की बिजली की कटौती हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में नजर आ रही है। हरीश रावत ने भी कहा कि बिजली संकट को लेकर कई बार आवाज उठाई गई और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तार बढ़ाए आप ये बिजली कटौती और उधर वनों में आग लगने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। कहीं ऐसा प्रयास करती हुई सरकार नहीं दिखाई दे रही है कि वनाग्नि को नियंत्रित किया जा सके। ये जंगलों में जहाँ पानी के स्रोत है, यदि वो जंगल फूंक जाएंगे तो इससे पानी के स्रोतों पर भी बुरा असर पड़ेगा। मैं निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बाकी राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए और उसको पार्टी एक कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकती है। बात कर रही है रोहित विक्रम सिंह, हमारे साथ संवाददाता मौजूद। रोहित, चुनाव से पहले बिजली एक बड़ा मुद्दा था, चाहे आम आदमी पार्टी की बात उसने शुरू किया, इसके बाद सभी पार्टियों ने बिजली को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जो है हरीश रावत जी भी कह रहे हैं और आपकी रिपोर्ट भी बता रही है कि बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में केजरीवाल ने कहा था कि भाई ये वो राज्य है जहां से बिजली बनती है और यहीं पर बिजली कटौती हो रही है। बिल्कुल अंजनी, उत्तराखंड भी कहा जाता है और ऐसे में बिजली की कटौती लगातार हो रही है। 8 से 10 घंटे तक उत्तराखंड के जो गांव है वहां पर बिजली कट हो रही है। शहरी इलाकों में भी पावर कट हो रहा है और ये बेहद दुखद है क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल को 1 महीना पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री लगातार पेयजल के अधिकारियों से, PWD के और इसके साथ ही NH के अधिकारियों के साथ, PMGSY के अधिकारियों के साथ, BRO के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे थे। और इस दौरान उन्होंने ऊर्जा निगम के अधिकारियों को मौखिक रूप से
आदेश दिए थे कि बिजली संकट को जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि समस्या इतनी हो गई है अंजनी की, जो यहाँ पर जो व्यवसायिक कारखाने वगैरह है, उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर भी पावर कट होने के चलते 4-4, 5-5 घंटे बिजली जा रही है, जिससे व्यवसायिक गतिविधियाँ ठीक से नहीं हो पा रही हैं, विकास कार्य जो है अवरुद्ध हो रहा है। और उसके साथ ही तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं, मुख्यालय हैं, वहाँ पर भी पावर कट हो रहा है और नयासी जनरेटर का उपयोग करना पड़ रहा है, इन्वर्टर का उपयोग करना पड़ रहा है। और शहरी क्षेत्रों में, राजधानी देहरादून में भी पावर कट हो रहा है और सीमांत क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पावर कट हो रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ऊर्जा के तमाम जो निगम है, चाहे वो पावर कॉरपोरेशन हो, पिटकुल हो, विद्युत नियामक आयोग हो, उत्तराखंड जल विद्युत निगम हो, इन तमाम महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में नाराजगी जताई है, क्योंकि हमने पहले ऐसा देखा नहीं है कि मुख्यमंत्री इतने नाराज हों। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 धाम यात्रा को 10 दिन का समय बचा हुआ है और ऐसे में इस तरह से बिजली की कटौती हो रही है, बिजली की कमी है, और इस पर बैकअप प्लान के तहत अधिकारियों ने काम क्यों नहीं किया। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आप ये बताइए, अधिकारियों से पूछा कि हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनसे कितनी बिजली बन रही है और कितनी बाहरी राज्यों को सप्लाई हो रही है, जल विद्युत परियोजनाएं कितना काम कर रही हैं, टिहरी जल विद्युत परियोजना से बाहर कितनी बिजली जा रही है, उत्तराखंड को हम कितना दे पा रहे हैं। और इसके साथ ही उत्तराखंड में खपत की अगर बात करें अंजनी, तो 15 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष 5 मिलियन यूनिट ही उत्तराखंड बाहरी राज्यों से और खुद के प्रोडक्शन से उपलब्ध करवा पा रहा है राज्य की जनता को। ऐसे में मुख्यमंत्री ने 24 घंटे का समय दिया है अधिकारियों को और कहा है कि 24 घंटे में बैकअप प्लान के तहत ये बताया जाए कि हम भारत सरकार से अनुरोध करके कितनी बिजली हम खरीद सकते हैं और अपने जो पावर प्रोजेक्ट है उनमें किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अंजनी देखिए, 4 धाम यात्रा जब चलती है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है, क्योंकि 4 धाम यात्रा है और ऐसे में 4 धाम यात्रा जब चलती है हरिद्वार और ऋषिकेश, ऐसे में रात का समय जो होता है बहुत ही अलौकिक दृश्य होता है। इसमें बड़े पैमाने पर सैलानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और ऐसे में चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, वो नहीं चाहते कि कहीं से भी उत्तराखंड का नाम बदनाम हो। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो गया और जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनका हर एक पल उत्तराखंड के विकास कार्य में लगा। प्रधानमंत्री मोदी की यही इच्छा थी कि ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रजत जयंती वर्ष के मौके पर उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़े और इसी को लेकर सरकार लगातार आगे काम कर रही है। एक एक क्षण और एक एक पल हमारे इस राज्य को समर्पित है और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। हमारा रजत जयंती वर्ष, उसमें हम श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं, उस दिशा में हम लोग कदम से कदम बढ़ाते जा रहे हैं और सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है पारदर्शी तरीके से विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको चरितार्थ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा का सत्र गैरसैंण विधानसभा में आयोजित होना है और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच मुलाकात होनी है और विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियों पर चर्चा करेंगे। गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। ऐसे में गैरसैंण विधानसभा में सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि इसकी तैयारियां चल रही हैं और गैरसैंण में पिछले 5 सालों में काफी काम हुआ है। सुविधाएं धीरे धीरे देखिए, मैं जब पहली बार 2017 में वहाँ गई थी तो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूवमेंट हमें लगती हैं कि हो ही हैं। पिछले 5 साल में स्थितियाँ ठीक हुई हैं, चाहे वो रहने की सुविधा हो, खान पान की हो, अभी भी बहुत गुंजाइश है। स्पेशली जो हमारे स्टाफ आता है, जो हमारे साथ लोग चलते हैं, सुविधाएं क्योंकि अभी वहाँ पर हम नहीं कर पाए हैं, तो इस बार कोशिश ये रहेगी तो कि स्थिति थोड़ी और अच्छी हो। लोगों को जो हमारे साथ वहाँ कर्मचारी चलते हैं, जो सारे बंधु जो हमारे साथ वहाँ चलते हैं, उनको हम अच्छी सुविधा दे पाएँ, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार पहुंची। उन्होंने फोर्टिफाइड चावल का 50 लाभार्थियों को वितरण किया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस समय अमृत महोत्सव चल रहा है और इस उत्सव के साथ साथ हम लोग अन्न उत्सव भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस अमृत महोत्सव के दौरान में ही एक अन्न उत्सव हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और उस अन्न उत्सव में जो है पोषण से जुड़ा जो है आज फोर्टिफाइड राइस जो है हमारे जो बिल्कुल गरीब तबके के हमारे जो लाभार्थी हैं, गरीब तबके के हमारे लोग हैं, जो अंत्योदय वाले हैं, जो प्राथमिक कार्ड धारक हैं, उनको जो है किस प्रकार से राशन भी मुहैया कराना और साथ साथ में पोषण भी मुहैया कराना, ये दोनों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसको अन्न उत्सव के रूप में भी और अमृत महोत्सव के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हरिद्वार के विकास और शहर को व्यवस्थित रखने के लिए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में शहर के अलग अलग सामाजिक संगठनों, एनजीओ, साधु संतों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया और जिसमें शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के सुझाव लिए गए हैं। डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन हरिद्वार विकास परिषद का गठन कर रहा है और जिसमें शहर के हर वर्ग के चुनिंदा लोगों को रखा जाएगा। ये लोग शहर के विकास के साथ साथ शहर को सुंदर बनाने के लिए अपना सुझाव देंगे। कि डिस्ट्रिक्ट का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए और न केवल डेवलपमेंट जिसमें हम कहते हैं कि अच्छी रोड हो, अच्छी लाइट हो, सुविधा हो, बल्कि इसके सोशल एस्पेक्ट को भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ थोड़ी बहुत ड्रग्स की समस्या भी इस ज़िले में है काफ़ी, और साथ ही साथ जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे जितने समाज के वर्ग हैं, चाहे वो आपके मीडिया से भी जुड़े हों, वो भी इसमें रिप्रेजेंटेशन उनका हो, हमारे होटल एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज़, गंगा सभा, अखाड़ा परिषद, इन सभी का एक टेम्पो टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए 25 से 30 मेंबर की, और ज़िले के बारे में उनके अच्छे अच्छे सुझाव लिए जाएं और इसको समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। इसका लाभ देखिए ये होगा कि अगर सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होगा और हम लोग कोई निर्णय लेंगे तो उसको लागू करना बहुत आसान होगा, और किस तबके की, किस वर्ग की क्या समस्या है उस वर्ग का व्यक्ति ही ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकता है। तो जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बैठक की है और हमारे सहयोगी संजय पुंडीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हरिद्वार से। संजय पुंडीर के पास चलते हैं। संजय, देखिए हरिद्वार से दो बड़ी खबर थी। एक तो रेखा आर्या पहुंची और उन्होंने अन्य जो महोत्सव है उसकी शुरुआत की बात की, और दूसरी तरफ हरिद्वार को एक सुंदर शहर बनाने को लेकर आम लोगों को जोड़कर बैठक की गई है। तो क्या यहाँ से बात निकल के सामने आई है, किस तरीके की रूपरेखा होगी? चारधाम यात्रा से पहले जिला अधिकारी चाहते हैं कि जो यहाँ की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो, क्योंकि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यही कारण है लगातार जिला अधिकारी बैठक कर रहे हैं और बैठक में लगातार संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनकी सुविधाओं में कोई कमी ना रहे, इसी को लेकर लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। आपने देखा है कि कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, धर्मनगरी हरिद्वार में जो लोग हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं। हालांकि देश के कोने कोने से हरिद्वार आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं और जिस तरह से अब चारधाम यात्रा में समय बहुत कम शेष बचा है, तो उससे पहले ही जो व्यवस्था है उसे जो जिलाधिकारी है वो दुरुस्त करना चाहते हैं और इसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं, साधु संत हैं, उनसे पहले उनके विचार जाने हैं और फिर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि क्या संभव हो सकता है, लोगों को किस तरह से सुविधा दे सकते हैं। तो सभी बातों को लेकर चर्चा की है। हालांकि जल्द से जल्द जो अधूरे कार्य है, जो सौंदर्यीकरण है या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेकर तमाम अधिकारियों को कहा है कि इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अंजलि, और बिल्कुल, और ऐसे में चूंकि चारधाम यात्रा की आपने बात कही, लेकिन हरिद्वार को धर्म नगरी बोला जाता है, आध्यात्म नगरी, ऐसे में तमाम लोग वहाँ पे पहुँचते भी हैं। तो इसको देखते हुए डीएम साहब ने सभी संगठन के लोगों से, सभी एनजीओ से, चाहे वो साधु संतों, सबसे राय मशवरे की बात कही है। तो एक परिषद गठन करने की बात कर रहे थे, कैसा परिषद होगा और किस तरह ये काम करेगा? संस्कृति और धर्म का केंद्र माना जाता है और यही कारण है कि जिला अधिकारी चाहते हैं
कि यहाँ जब यात्रा चले, यहाँ पर जो श्रद्धालु हो, पर्यटक हो, उनका एक स्वागत किया जा सके। इसके लिए एक विकास परिषद की बात की है और इसके लिए तमाम जो जुड़े हुए अधिकारी है, उसमें होटल कारोबारी हो या अन्य व्यापारी से जुड़े लोग हो, सभी के साथ बैठक की है और उनके साथ चर्चा की है कि क्या संभव हो सकता है ताकि जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी के लिए तमाम जो चर्चा की गई है। हालांकि जिस तरह से 3 मई से गंगोत्री, यमुनोत्री और 6 मई से बद्री केदार के कपाट खुल जाएंगे, उससे पहले जो संभव प्रयास हो वो लगातार यहाँ किया जा रहा है। जी अंजनी। ठीक है संजय, आप बन रही है हमारे साथ। तो देखिए सारी तैयारी की जा रही है और खुद डीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं हरिद्वार को बेहतर सुंदर शहर बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के मंगलौर रोड पर कार सवार युवकों का आतंक देखा गया। आरोप है कि कार सवार कुछ युवकों ने एक यात्री बस पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की, हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक मोहनपुरा स्थित NH 58 से ये बस निकल रही थी, तभी एक कार ने ओवरटेक किया, बस को रोका और डंडों से बस पर हमला कर दिया। वही हमला होता देखकर आसपास के लोगों ने कार को रोका और घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से कार चालक और कार सवार युवक फरार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की के खानपुर से विधायक उमेश शर्मा ने करणपुर गांव का निरीक्षण किया। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक गांव के निरीक्षण करने पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों ने शासकीय स्कूल के सामने हुए जलभराव की शिकायत की। पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, अधिकारियों को जलभराव की जानकारी दी गई, लेकिन इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और भराव के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कई बार बच्चे इसी गंदी पानी में गिर भी जाते हैं और जिसके बाद विधायक उमेश कुमार ने अधिकारियों को मामले में एक्शन लेने का निर्देश दिया है। तो उमेश कुमार खुद मौके पर पहुंचे। वहां के नवनिर्वाचित विधायक हैं, पेशे से पत्रकार रहे, लेकिन अब जब से विधायक बने हैं तो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं, हर समस्याओं को उठाते हैं। और इन सब के बीच ये जो सबसे बड़ी खबर है, करणपुर गांव का उन्होंने दौरा किया। सड़कों को आप देख सकते हैं कि गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ और इसी रास्ते से बच्चों को स्कूल आना जाना होता है। तो खुद विधायक पहुंचे वहां पर, पूरे मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया कि भाई तुरंत इस समस्या का समाधान निकाला जाए। करणपुरा जी, और यहाँ जल निकासी की बहुत समस्या है और स्कूल के जो बराबर में एक नाली बनी हुई थी, कुछ जो असामाजिक तत्व उनके द्वारा वो नाली आंट दी गई, जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है और स्कूल के जो बच्चे जाते हैं उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है और ये काफ़ी दिनों से समस्या है। शासन प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया, DM साहब को भी, SDM साहब को भी,